आप सभी को प्रभात का नमस्कार। मैथमेटिकल टूल्स के फर्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। आप देख सकते हैं 12th क्लास में जितने भी डेरिवेशंस होते हैं बहुत जगह इसका यूज़ होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हों। तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत के पहले जैसे क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आप लोग जानते हैं क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और क्वांटिटी हम जानते हैं टेंसर। स्केलर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? विच हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उसके पास डायरेक्शन हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। वेक्टर, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। वो विदाउट डायरेक्शन आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। टेंसर जो ना तो वेक्टर होती है ना तो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। तो हम लोग फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे। अगर हम आपसे पूछें कि मैथमेटिक्स में क्वांटिटी कितने तरह की होती है, कैसे आप क्लासीफाई करेंगे, तो हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे क्वांटिटी से। चलिए आते हैं क्वांटिटी पे। देखिए, जो मैथमेटिक्स में क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है क्वांटिटी को। आप जानते हैं एक होता है जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है मैथमेटिक्स के अंदर, दूसरी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल्स मतलब आपने देखा होगा कई बार हम लोग कैलकुलेशंस में ए बी सी एक्स वाई जेड इन सब टर्म्स का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि इनके वैल्यू के बारे में हमें कोई कंफर्म आइडिया नहीं होता। तो क्वांटिटी ये फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई की जाती है। इसमें पहला जो होता है वो होता है कांस्टेंट एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल्स। कांस्टेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, कांस्टेंट मतलब जितने भी नंबर होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, द नंबर वॉट एवर यू कैन इमेजिन, वो सारे के सारे कांस्टेंट में आते हैं। पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स के अंडर में आते हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एनी नंबर। एग्जाम्पल में एनी नंबर, एनी नंबर मीन्स जैसे हो गया 2 3 4 -2 1/2, ये सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। अब देखिए कांस्टेंट भी दो तरीके के आगे चल के क्लासीफाई हो जाते हैं। कांस्टेंट में भी कुछ कांस्टेंट होते हैं जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू यूनिवर्स में हर जगह सेम होती है, वो प्लेस टू प्लेस उनकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, वो वैरी नहीं करती। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो प्लेस टू प्लेस वैरी करते चले जाते हैं। तो इसको फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई किया गया कांस्टेंट को। एक इसमें आता है टेम्पोररी कांस्टेंट, टेम्पोररी कांस्टेंट, और जो दूसरे कांस्टेंट आते हैं इसमें वो कहलाते हैं परमानेंट। देखिए परमानेंट कांस्टेंट को भी हम इसी कांस्टेंट को नाम दिया गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसके एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने बोल दिया कि स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू आप कितनी जानते हैं? तो स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ रखा है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है स्मॉल जी की वैल्यू। सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आपको खुद बहुत समझ में आ जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ना, ये सिर्फ अर्थ के सरफेस पे होती है या फिर नियर बाय द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के करीब। ये ऐसी क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ के सरफेस पे प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अगर आप इक्वेटर पे हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ अलग होगी, आप पोल्स पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ अलग हो जाती है। ओवरऑल जो एवरेज हम अर्थ के सरफेस पे मानते हैं दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप आगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी वैल्यू किस हिसाब से चेंज होती है। अर्थ के सरफेस के आप ऊपर चले जाएं तो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और साथ ही साथ अर्थ के सरफेस से आप टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ मूव करना शुरू कर दें तो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ भी इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है एंड फाइनली अर्थ के सेंटर पे जाके स्मॉल जी बिकम्स 0। तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल जी कांस्टेंट है नहीं, इसको हमने सिर्फ एक एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रखा है फॉर द कैलकुलेशन।
और वो भी कैलकुलेशन उन कैलकुलेशंस में जो कैलकुलेशंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ किए जाएंगे या फिर नियर बाय द सर्फेस ऑफ अर्थ। आप इसमें चले जाएं बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे, तो आपको पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी भी डिक्रीज होती जाती है। फिजिक्स में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में। अब आते हैं हम लोग परमानेंट कांस्टेंट पे। परमानेंट कांस्टेंट में जैसे आपने ग्रेविटेशन में ही पढ़ा होगा, एक और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आप ब्रह्मांड में किसी कोने में चले जाइए, किसी प्लेनेट पे चले जाइए, आप मून पे चले जाएं, आप मार्स पे चले जाएं, प्लूटो पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इस कैपिटल जी की वैल्यू पे कोई असर नहीं आने वाला। ये हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट्स पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। एक और आपने कांस्टेंट के बारे में सुन रखा होगा, दैट इज कैपिटल आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस वराई नहीं करती, कांस्टेंट होती है हर जगह। साथ ही साथ कोई भी नंबर, किसी भी आप डिजिट की बात कर लें, आपका हो गया 8, 6, -3, 1/4, कोई भी नंबर, ये सारे के सारे परमानेंट कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे 5, अगर अर्थ पे 5 है तो मून पे जाके 5 6 नहीं हो जाएगा, वहाँ पे भी वो 5 ही रहेगा, कैलकुलेशन में हमेशा 5 की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये तो हमने डिफाइन किया टेम्पोररी कांस्टेंट और परमानेंट कांस्टेंट को, जिसमें हमने टेम्पोररी में आपको दिखा दिया कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि प्लेस टू प्लेस कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करें, वो आपका परमानेंट कांस्टेंट नहीं होता। परमानेंट कांस्टेंट में जैसे हमने 1-2 एग्जांपल्स दिखा दिए आपको, एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं, फिजिक्स में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा यहाँ पे सिर्फ इसको समझना मेन मोटिव हमारा ये है। अब देखिए वेरिएबल्स की हम लोग बात करते हैं, वेरिएबल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाए। तो देखिए जो वेरिएबल्स का क्लासिफिकेशन होता है ना, वेरिएबल्स भी 2 टाइप से क्लासीफाई होते हैं। वेरिएबल्स में एक वेरिएबल होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही दूसरे शब्दों में बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्री वेरिएबल, इसी को हम बोलते हैं फ्री वेरिएबल्स। दूसरे वेरिएबल्स होते हैं, आप इसका जस्ट आप कह सकते हैं भाई एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट रहा होगा, दूसरा आपका वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए इसको समझना है, अब इसको हम कैसे समझें। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए हमने माना कि y और x हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, वो रिलेशन हमें नहीं पता, वो कुछ भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन कुछ देर के लिए अगर हम ये मान लें, एग्जांपल एक ले रहे हैं कि हमारे पास एक रिलेशन गिवन है दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। हमारे पास x और y के बीच में एक रिलेशन गिवन है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम x की वैल्यू को चेंज करें, y विल ऑल्सो चेंज, y की वैल्यू भी अपने आप चेंज होती चली जाएगी। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू निकल के आएगी। चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि x की कैसे डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग निकल के आती है। एक अगर हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ करें x और y के बीच में सिर्फ, तो देखिए क्या वहाँ से हमें मिलेगा। हमने यहाँ पे लिखा x, हमने यहाँ पे लिखा y। अब चलिए x की वैल्यू हमने मान लिया, x की वैल्यू आप 0 कर लीजिए। जब x की वैल्यू हमने 0 किया तो y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा सिर्फ 2। x की वैल्यू को हमने 1 मान लिया, अगर x की वैल्यू को जब 1 मान लेंगे तो 1 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। x की वैल्यू को अगर 2 मान लिया देन 2 प्लस 2, y बिकम्स 2 प्लस 2 4। x की वैल्यू को चलिए माइनस में मानते हैं, x की वैल्यू को हमने मान लिया -2, तो जब x की जगह पे -2 करेंगे तो -2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू -2 किया तो y कितना आ गया 0। अब देखेंगे आपकी बहुत सारे ऐसे पेयर पॉसिबल्स होंगे, x की हर वैल्यू के लिए y कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो बस हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। अब देखिए x की हर एक वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू जब 0 थी y 2 था, x की वैल्यू जब 1 थी y 3 था, x की वैल्यू जब 2 थी उस समय y 4 था, एंड फॉर x इज इक्वल्स टू -2 y इज इक्वल्स टू 0।
तो एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है, चूंकि दोनों वेरिएबल हैं, दोनों के कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब देखिए एक्स वेरी करता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वाई भी अपने आप को वेरी कर रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो एक्स है और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। अब इसको नाम क्या देंगे, तो देखिए एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी फ्री वेरिएबल, वाई कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो आप यहां से इसको नाम दे सकते हैं, आप बोलेंगे वाई जो है ना ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला, और जो एक्स आपका है ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो हमने बात की वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल्स में भी दो तरह के वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखिए ये जो रिलेशंस होते हैं वेरिएबल्स के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे रैंडमली बोल दिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, यानी y डिपेंड्स ऑन x। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है y इज द फंक्शन ऑफ x, कि y x का एक फंक्शन है, यानी x पे y डिपेंड कर रहा है। और इसको लिखते कैसे हैं, इसी को लिखा जाता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। फंक्शन जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इसकी एनालिसिस की जाएगी। अब देखिए ये रिलेशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू टाइप का ही नहीं हो सकता। ये तो आपको दिख रहा है ना कि लीनियर रिलेशन है y और x के बीच में। हो सकता है ऐसा गिवन है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, हो सकता है ऐसा गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू, ऐसा हो सकता है y इज इक्वल्स टू 10x प्लस टू, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस टू, यानी कि रिलेशन कई तरह के हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ x है, जो कि रिलेशन यहाँ पे लीनियर है, तो ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा या फिर एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शंस में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तक। जब भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं किसी भी कैलकुलेशंस में, आपका फिजिक्स हो मैथमेटिक्स हो कहीं भी, जैसे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने शुरू हुए वैसे ही वहाँ पे एक अलग सेक्शन बनाया गया मैथमेटिक्स में उसके इजी कैलकुलेशंस के लिए, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। उसके बाद कैलकुलस को एंट्री मारनी पड़ती है। विदाउट कैलकुलस यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप आगे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप आगे जैसे जैसे आप मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे वहाँ पर भी डिफ्रेंसिएशन का यूज़ है। जब भी बोलेगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, या फिर बोलेगा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, तो जहाँ भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन हम लोग उतना ज़रूर पढ़ लेंगे जितना फिजिक्स में यूज़ होना है, और यकीन मानिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। जैसा कि हमने अभी बताया कि जब भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं कैलकुलेशंस में, तो वहाँ पे कैलकुलस इन्वॉल्व हो जाता है। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फर्दर इसको भी एक और पार्ट इसका आगे चल के आता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबके बारे में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका आइडिया लेते हुए चलेंगे। पहले कैलकुलस को देखते हैं। तो देखिए कैलकुलस जो होता है इसमें मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन या फिर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ वेरिएबल्स, आप ये कह सकते हैं कि कैलकुलस इसमें करते हैं कि हम लोग, ये एक्चुअल में होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर एक्सप्रेशंस। ठीक है। अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ वेरिएबल एंड देयर एक्सप्रेशंस या फिर उसके रिलेशंस जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ हैं, वो सारे के सारे हम लोग कैलकुलस के अंडर में करते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन नाम से क्लियर है। डिफरेंशिएट करना मतलब चीज़ों को तोड़ना, स्प्लिट करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी इसको आप कह सकते हैं स्प्लिटिंग अप। स्प्लिटिंग अप यानी चीज़ों को आप तोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समिंग अप। समिंग अप शॉर्ट्स में हम लोग नोट्स बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अब देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इन दोनों के बीच में खास बात ये होती है कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन होते हैं।
जैसे आपने पढ़ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप जानते हैं कि एडिशन का जो रिवर्स ऑपरेशन होता है वो होता है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स ऑपरेशन होता है वो होता है डिवीजन। ऐसे डिफरेंशिएशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात हम लोग अभी नहीं करेंगे, कुछ देर बात करेंगे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग या फिर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि कोई आदमी है जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती, उसको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स आती है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें उससे आती हैं। आप उसको डिफरेंशिएशन का मतलब समझाओ, आप उससे इंटीग्रेशन का मतलब समझाओ, तो आप कैसे उसे समझाएंगे? एक जो फील करने वाली बात होती है, जैसे साइन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 का जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होता है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आप फील कर पाते हैं। आप कह देते हैं कि साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2 का ये मतलब है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल 30 डिग्री है, कोई एक्यूट एंगल, तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1/2 होगा। ट्राइंगल की साइज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन? तो चलिए इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। आप लोग कोशिश करिएगा समझने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए सपोज कर लिया कि एक आपके पास रॉड है, एक रॉड आपको दे दी गई। अब इस रॉड की कुछ ना कुछ डेफिनेट लेंथ है। चलिए हमने मान लिया जो इस रॉड की लेंथ है, एक रैंडम वैल्यू कोई भी चूज कर ले रहे हैं, सपोज L इज इक्वल्स टू, चलिए मान लेते हैं 106.25 सेंटीमीटर। जब इस रॉड की लेंथ मान रखी है, जो रॉड आपको गिवन है, इस रॉड का नाम भी दे दिया जाए AB। दिस इज रॉड AB हैविंग लेंथ 106.25 सेंटीमीटर। अब आपके पास 4 स्केल हैं इसको मेजर करने के लिए। अब देखिए चारों स्केल में खास बात क्या है, जो एक स्केल आपको दी गई वो स्केल दे दी गई 10 सेंटीमीटर की, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। दूसरी जो स्केल है आपके पास वो स्केल जो है वो है 5 सेंटीमीटर की। एक तीसरी स्केल आपको दी गई एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 3 स्केल आपको दिए गए। इस सारे के सारे स्केल्स जो मेजरिंग स्केल्स है, इसमें खास बात यह है कि सिर्फ आपको इतना पता है कि ये जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें बीच में कोई भी ग्रेजुएशन या फिर कैलिब्रेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर बाद मार्किंग है, 2 सेंटीमीटर बाद मार्किंग है, 3 सेंटीमीटर बाद मार्किंग है, कोई मार्किंग नहीं है इस पर। 1-2 के बीच में कोई 0.5 की मार्किंग नहीं है, कोई 0.75 की मार्किंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब में ऐसा ही है। सिर्फ इतना ही आपको पता है, दिस इज the meter scale of length 10 centimeter, this one is of length 5 centimeter and this is of length 1 centimeter। जी आपको दे दी गई। अब आपसे ये बोला गया कि आप इसकी हेल्प से, ये जो आपको मीटर स्केल दिया हुआ है, आप हमें ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये 106.25 सेंटीमीटर की ये जो रॉड है इसकी लेंथ 106.25 सेंटीमीटर है। 3 लोग थे, एक ने ये वाली स्केल पकड़ी इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए। वो क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर की स्केल को लेगा, ऐसे यहाँ पे रखेगा उसका एक एंड, दूसरा एंड जहाँ पे ख़त्म होगा उसे ये पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। फिर आगे ऐसे ही करेगा, फिर आगे ऐसे ही करेगा, ऐसे करते करते ये 10 सेंटीमीटर है। अब आप ऐसा अज्यूम करिए कि मान लीजिए कि वो 10 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करके 10 सेंटीमीटर का पार्ट यहाँ से काट के अलग कर ले रहा है, फिर 10 सेंटीमीटर का पार्ट काट के अलग कर ले रहा है, फिर 10 सेंटीमीटर का पार्ट काट के अलग कर ले रहा है। तो बताइए कितने पार्ट वो टोटल यहाँ से कंप्लीट पार्ट निकाल पाएगा? तो आप बोलेंगे कि 100 सेंटीमीटर तक, यानी 10 पार्ट इस लेंथ के 10 सेंटीमीटर के वो बाहर निकाल लेगा। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 10 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट कितने सेंटीमीटर के होंगे? आप बोलेंगे 10 सेंटीमीटर के। हर पार्ट कितने सेंटीमीटर के होंगे? 10 सेंटीमीटर के, प्लस कुछ लेंथ रॉड की बची रह जाएगी, क्योंकि 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 सेंटीमीटर तो कवर कर लिया उसने इस रॉड से, प्लस समथिंग लेंथ यहाँ पे जो है वो बची रह जाएगी। अब आप इसको कह सकते हैं कि ये हो गया 100 सेंटीमीटर प्लस समथिंग। अब समथिंग को देखिए हम सिंपल इसको लिख दे रहे हैं S, ठीक है।
यानी कि इस लड़के ने जिसने 10 सेंटीमीटर वाली स्केल का यूज किया था उसने 100 सेंटीमीटर तो बता दिया, उसने ये तो कंफर्म कर दिया कि इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर तो कंफर्म है प्लस समथिंग। अब समथिंग में कितना है वो उसे नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ग्रेजुएशंस होते, कैलिब्रेशंस होते तो ये आगे मेजर कर सकता था। जो फर्दर बचा हुआ पार्ट था 6.25 सेंटीमीटर का, लेकिन ये नहीं कर पाया। अब आगे देखते हैं, इस पे आते हैं। जिसने 5 सेंटीमीटर वाली स्केल को चूज किया वो क्या करेगा, वो 5 सेंटीमीटर के यहाँ से पार्ट्स काट के निकालना शुरू करेगा। तो टोटल पार्ट्स कितने निकलेंगे यहाँ से? आप बोलेंगे देखिए 10 सेंटीमीटर वाले में 100 सेंटीमीटर कवर करने में टोटल 10 पार्ट्स निकले थे। तो 5 सेंटीमीटर के पार्ट्स अगर यहाँ से निकालें तो 100 सेंटीमीटर तक 20 पार्ट्स निकल जाएंगे। आप सिंपल बोलेंगे भाई कि 20 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट कितने सेंटीमीटर के होंगे? 5 सेंटीमीटर। 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर, यानी ये कवर हो गए 100 सेंटीमीटर। उसके बाद बच रहा है 6.25 सेंटीमीटर, यानी एक पार्ट और वहां से काट के निकाला जा सकता है। तो आप बोलेंगे प्लस एक और पार्ट वहां से निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर का। लास्ट वाला जो पार्ट बच रहा है वो हो जा रहा है 1.25 सेंटीमीटर का, चूंकि लेंथ जो स्केल की है वो 5 सेंटीमीटर की है। जो पार्ट बच रहा है लास्ट पे वो 1.25 सेंटीमीटर का है। उसको ये स्केल मेजर नहीं कर पाई क्योंकि इसमें ग्रेजुएशंस वगैरह नहीं है। तो ये बोलेगा कि भाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी टोटल 21 पार्ट निकले 5 सेंटीमीटर के, प्लस कुछ लेंथ यहाँ पे बची रह गई समथिंग। इसको हमने S मान रखा है, इसको हम मान लें S डैश। कुछ लेंथ रॉड की बची रह जाएगी। तो आप बोले कि ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा 20। ये आप इसने कितना कवर कर लिया? तो आप बोलोगे इसने 105 सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट बता पाया 105 सेंटीमीटर प्लस समथिंग को हम लिख दे रहे हैं S डैश। अब जिसने 1 सेंटीमीटर की स्केल लेके यहां से 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स काट के निकालने शुरू किए, वो टोटल कितने पार्ट्स निकालेगा? तो आप बोलेंगे 106 पार्ट वो निकाल ले जाएगा पूरा। तो आप बोलेंगे कि 106 पार्ट यहां से निकलेंगे और हर एक पार्ट कितने कितने सेंटीमीटर के होंगे? 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो स्केल है ये 1 सेंटीमीटर की है। तो 106 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस लास्ट में बचेगा 0.25 सेंटीमीटर इस रॉड में, उसको ये भी मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर की स्केल है और जो लेंथ बच रहा है वो 1 सेंटीमीटर से कम है, उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा। प्लस आप ये बोल सकते हैं समथिंग, यानी S डबल डैश। S हमने समथिंग के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, आप समझ जाइएगा। तो इसने कितना एग्जैक्ट मेजर कर लिया? तो आप बोले कि ये मेजर कर लिया 1.6 सेंटीमीटर प्लस समथिंग, उसको हम लिख दिया S डबल डैश। अभी तक आप सोच रहे हो कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। अब ध्यान से जरा समझिए, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में हर एक लड़के ने जिसने 10 सेंटीमीटर वाली स्केल का यूज किया उसने भी इस रॉड को तोड़ा है 10 सेंटीमीटर के पार्ट में। जिसने 5 सेंटीमीटर वाली स्केल का यूज किया उसने भी इसको तोड़ा है 5 सेंटीमीटर के पार्ट पे। इसने तोड़ा तो टोटल 21 पार्ट्स मिले, इसने तोड़ा टोटल कंप्लीट 10 पार्ट्स मिले। ये 1 सेंटीमीटर के लेंथ यहां से जब निकाले गए टोटल कितने पार्ट्स मिले? 106 पार्ट्स। एक चीज यहां पे हमें समझ में आ रही है कि जितना छोटा पार्ट्स यहां से काट के निकाला गया है हम आंसर के उतने करीब पहुंचे हैं। ये देखिए, ये 1 सेंटीमीटर वाली स्केल से जब मेजर किया गया तो 106 सेंटीमीटर तो एग्जैक्ट बता दिया गया। कितना कैलकुलेट नहीं हो पाया? आप बोलेंगे 0.25 सेंटीमीटर। इसमें जब 5 सेंटीमीटर की रॉड से कैलकुलेट करना शुरू किया गया तो आप बोलेंगे 105 सेंटीमीटर तक एग्जैक्ट कैलकुलेट हो गया। कितना कैलकुलेट नहीं हो पाया? तो आप बोलेंगे 1.25 सेंटीमीटर नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिए मार्जिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर तक एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया गया, लेकिन 6.25 सेंटीमीटर तक कैलकुलेट नहीं किया गया, वो चीज़ छूट गई। तो आप बोलेंगे एक्यूरेसी किसमें ज़्यादा है? तो इस वाले मेजरमेंट में, जो कि 1 सेंटीमीटर वाली स्केल से मेजर किया गया था। तो एक्चुअल में जो भी यहाँ से पार्ट्स निकाले जा रहे हैं फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ से इस रॉड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कहने का ये मतलब है। अब डिफ्रेंशिएट तीनों लड़कों ने किया, 10 सेंटीमीटर वाले ने भी डिफ्रेंशिएट किया, 5 सेंटीमीटर वाले ने भी डिफ्रेंशिएट किया, जिसने 1 सेंटीमीटर की स्केल लेके इसको कैलकुलेट करना चाहे उसने भी इसको डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन तीनों में फ़र्क क्या? इसने जो यहाँ से पार्ट्स निकाले वो सबसे छोटे छोटे थे,
हर एक पार्ट 1 सेंटीमीटर के थे, क्योंकि इसने जो स्केल यूज़ किया वो 1 सेंटीमीटर का था। जितना ज़्यादा छोटा पार्ट्स था उतना ज़्यादा आंसर के करीब ये पहुंच गया। तो देखिए डिफरेंशिएशन में जब भी बात आए डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन की, तो आप बोलेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में, भाई बेस क्या है, किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जहां पे तीनों ने इस रॉड को डिफरेंशिएट किया है, इसने किस लेंथ पे डिफरेंशिएट किया 10 सेंटीमीटर, इसने किस लेंथ पे डिफरेंशिएट किया 5 सेंटीमीटर, इसने 1 सेंटीमीटर पे डिफरेंशिएट किया। तो हम आपसे ये बोलें कि अगर एग्जैक्ट इसकी लेंथ एक्यूरेट कैलकुलेट करनी हो तो ये स्केल कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे जितना आप छोटा से छोटा रख सको, ये स्केल जितनी छोटी से छोटी होगी हम आंसर के एग्जैक्ट उतने करीब पहुंच जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जब ये छोटी हो जाएगी स्केल, यानी यहां से निकालने वाले डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं, जब लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी यहाँ से हम काट के निकालना शुरू करेंगे ना, वो सारे के सारे लेंथ को हम बोलेंगे डिफरेंशियल लेंथ। जब भी डिफरेंशियल शब्द किसी के सामने जुड़ गया, आप समझ जाइए कि वो चीज़ बहुत ही छोटी है। जैसे डिफरेंशियल मास यानी बहुत छोटा मास, डिफरेंशियल चार्ज यानी बहुत ही छोटा चार्ज, ऐसे यहाँ पे डिफरेंशियल लेंथ मतलब बहुत ही छोटी लेंथ। तो अगर डीएल लेंथ के यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट्स निकाले जाए और सबको फाइनली जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगी फाइनली लेंथ ऑफ द रॉड। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम वेरिएबल की बात करें, क्योंकि देखिए भाई इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, ये तभी इन्वॉल्व होता है जब वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स, विदाउट वेरिएबल्स ये इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है जो वेरी कर रही है, आप बोलेंगे लेंथ। कौन सी लेंथ, तो वो वाली लेंथ जो हम चूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसने 10 सेंटीमीटर के पार्ट्स निकाले थे, इसने 5 सेंटीमीटर के पार्ट्स निकाले थे, इसने 1 सेंटीमीटर के पार्ट्स निकाले थे। कोई ऐसा भी हो सकता है जो 0.5 सेंटीमीटर के पार्ट्स निकाले, कोई ऐसा हो सकता है जो 0.25 सेंटीमीटर के पार्ट्स निकाले। तो ये जो लेंथ है वो वेरिएबल नहीं, जिसको कि हम कह रहे हैं एलिमेंटल लेंथ, जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं। इसका मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस रॉड विद रिस्पेक्ट टू द एल, इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अगर ये एलिमेंटल लेंथ बहुत ही छोटे छोटे यहां से निकाले जाए, सपोज करिए कि हर एक लेंथ, यहां से हमने एक लेंथ निकाला, ये बहुत ही ज्यादा छोटा, ये लेंथ अगर हम मान लें कि था डीएल मतलब बहुत ही छोटा लेंथ, इसमें से सारे डीएल निकालें जितने निकल सकते हैं और सबको जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा रॉड का लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब है, स्प्लिटिंग अप। अब देखिए सारे के सारे अगर हम डीएल को ऐड करें, डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल, ऐसे ऐड करते चले जाएं। अब कितने डीएल ऐड करेंगे हमें नहीं पता, जितने भी डीएल होंगे सबको अगर हम ऐड कर दें ओवरऑल थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये पूरा हमें दे देगा टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, जो कि किसके बराबर है, एल के बराबर है। अब देखिए इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, आप इसको बोलेंगे, क्योंकि सारे के सारे डीएल जो यहां से आपने निकाले हैं उसको आप ऐड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, एल। तो ये साइन जो होता है ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, यानी सारे के सारे डीएल को हम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, एल, जो कि इस रॉड की लेंथ है यहाँ पे 106.25 सेंटीमीटर। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये समझ में आई होंगी। देखिए इसका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैथमेटिक्स में जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें फॉर्मूले बेस्ड होती हैं। ये बस लॉजिकली हमने आपको समझाया कि डीएल का क्या मतलब है। डीएल आप इतना समझ जाइए कि डीएल यहाँ पे डीएल स्टैंड्स फॉर, ये डीएल जो है आप बोलेंगे डिफरेंशियल लेंथ ऑफ रॉड। ठीक है, ठीक है। डी जिसके साथ लग जाता है वो क्वांटिटी वेरिएबल मानी जाती है कैलकुलस के अंदर। जैसे हमने बोल दिया डी किसके साथ लगा है, एल के साथ, यानी लेंथ यहाँ पे वेरिएबल। डी एक्स बोलेंगे एक्स वेरिएबल है, डी वाई बोलेंगे वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो रही बात डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे आने के पहले, इसके पहले कि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ें, फंक्शन ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फंक्शन की शुरुआत करते हैं। फंक्शंस के टाइप, उसका ग्राफ, उसका स्लोप, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए